नमस्कार दोस्तों। रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में जनवरी में क्या अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मेरे पहले वीडियो की तरह ही है, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, जो अभी जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो जो जितनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज अपडेट रहा, क्या इन्वेस्टमेंट रहा, क्या रेगुलेटरी अपडेट रहा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो सेकेंड पार्ट है बेसिकली, जो कि टेंडरिंग, कमीशनिंग और पावर सेक्टर का क्या स्टेटस रहा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा बनने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। और ये जो न्यूज़ है बेसिकली, जिसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ रिन्यूएबल एनर्जी के, तो ये बेसिकली चार पांच जो मेजर जो रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनसे मैं कवर करता हूँ, जिसमें कि मार्कम इंडिया, ईटी एनर्जी, सौर एनर्जी और भी बहुत सारे हैं। तो मैं उनसे रिफरेंस लेता हूँ। जो फर्स्ट है, SJVN, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, SJVN अवार्डेड EPC कॉन्ट्रैक्ट टू L&T फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 90 मेगावाट ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स इन मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश के जो ओमकारेश्वर डैम है, वहाँ पर रम्स, वहाँ की एक एजेंसी है, उसने टेंडर निकाला था, जिसमें कि उसको दो पार्ट में निकाला गया था। जो कि वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट वहाँ पर बनाया जा रहा 600 मेगावाट का, उसको दो फेजेज में टेंडर किया गया था। तो एक फेज में जो टेंडर किया था उसमें से SJVN को 90 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला था। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज ग्रांटेड ए टाइमलाइन एक्सटेंशन अंटिल 31 मार्च 2024 फॉर सोलर एंड विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स which bid submission deadline was on or after 10th April 2021 and whose scheduled commissioning date is before 31st March 2024। बेसिकली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट में मेरा मतलब है, आगे एक और देखेंगे, एमएनआरई ने और एक डेट एक्सटेंड की है। एक तो वो जबकि BCD इम्प्लीमेंट हो गया, बेसिक कस्टम ड्यूटी इम्प्लीमेंट हो गई, और उसका जो नोटिफिकेशन था वो एक साल पहले ही नोटिफाइड कर दिया गया था। जो BCD जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो 1 अप्रैल 2022 से इम्प्लीमेंट हुआ था, और उसका जो नोटिफिकेशन जो मिनिस्ट्री ने निकाला था वो 9 मार्च 2021 को निकाला गया था। तो ये जो प्रोजेक्ट हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये BCD इम्प्लीमेंट होने के बाद वाले प्रोजेक्ट हैं, जिसका कि नोटिफिकेशन 9 मार्च 2021 को निकाल दिया गया था। इसमें जो जो प्लिया दी गई है, प्लिया यही है कि जो कोविड की वजह से बहुत सारे सप्लाई चेन डिसरप्शन रहा, इसकी वजह से इसको एक्सटेंड किया गया है। इसमें कंडीशन भी दी गई है। कंडीशन ये है कि वो प्रोजेक्ट जिनके PPA साइन नहीं हो पाया था 1 अक्टूबर 2022 तक, उनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी कि बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि उनकी जो कमीशनिंग डेट होगी वो आपकी 31 मार्च 2024 के बाद ही होगी। जनरली जो कमीशनिंग पीरियड होता है आफ्टर PPA, जनरली 18 to 24 मंथ्स का ही होता है, और आज के डेट में मैक्सिमम जो बिडिंग होती है उसमें 24 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट है, टेक्सटाइल कंपनी वेल्सपन इंडिया हैज एक्वायर्ड ए 26% स्टेक इन क्लीन मैक्स थानोस फॉर 3.8 करोड़ टू प्रोक्योर RE पावर थ्रू ओपन एक्सिस अंडर द कैप्टिव मॉडल। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ, ये ऐसा कैप्टिव मॉडल में लगाने का पर्पज़ क्या होता है। कैप्टिव मॉडल में लगाने से पर्पज़ यही होता है कि उसमें जो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज होता है, कैप्टिव मोड में क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज नहीं लगता है। और कैप्टिव मोड में जाने के लिए एटलीस्ट जो प्रोजेक्ट लग रहा है उसमें 26% इक्विटी होना चाहिए, और वहाँ से जो पावर जनरेट हो रही है उसका मिनिमम 51% आपको लेना पड़ता है। इसलिए ये कैप्टिव मोड में प्रोजेक्ट लगाने के लिए 26% इक्विटी ली जाती है। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज कंसिडरिंग चेंजेज इन टैरिफ पॉलिसी दैट विल अलाउ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सब्सिडीज टू एलिजिबल कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स डायरेक्टली into their bank account by way of direct benefit transfer. It would enable the state regulatory commission to determine tariff without accounting for subsidy component. Hopefully इसकी वजह से जो स्टेट डिस्कॉम है, जो कि बहुत सारे लॉसेस में हैं, उनकी कंडीशन सुधर जाएगी। नेक्स्ट है, द पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सोलराइज ऑल पब्लिक बिल्डिंग ऑफ फेडरल मिनिस्ट्री एंड इट्स डिवीजन अक्रॉस द कंट्री बाई अप्रैल 2023। आप देख सकते हैं, इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे जो वर्ल्ड वाइड रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी को लेकर के कितनी गवर्नमेंट एक्टिव है, ये इसलिए मैंने जस्ट इस न्यूज़ को कवर किया है। इवन पाकिस्तान जो है अपनी सारी मिनिस्ट्री, सारे डिपार्टमेंट को, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनको सोलराइज करने का प्रपोजल रखा हुआ है। नेक्स्ट, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज अप्रूव्ड हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज प्लिया फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो पावर कॉन्ट्रैक्ट्स इन द ग्रीन टर्म अहेड मार्केट बियॉन्ड T+1 11 डेज। ये बेसिकली जो हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज है, इंडिया का थर्ड एक्सचेंज है। इससे पहले दो ही एक्सचेंज थे, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और PXIL, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये जो हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज है ये PTC द्वारा प्रमोट किया हुआ एक्सचेंज है।
नेक्स्ट है एनटीपीसी जनरेट्स 254.6 बिलियन यूनिट ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2022 एन इंक्रीज ऑफ 16.1% ओवर द प्रीवियस ईयर ऑन द स्टैंड एलोन बेसिस। एनटीपीसी क्रॉसेस 3 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी। एक्चुअली मैंने इसलिए कवर किया कि आप देख सकते हैं कि जो अगर आप प्रीवियस ईयर से अगर आप कंपेयर करते हैं तो डिमांड इस बार बढ़ गई है, तो ये इसको सिग्निफाई करता है ये। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज अमेंडेड द इलेक्ट्रिसिटी रूल्स प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ फॉर द सेंट्रल पूल ऑफ प्रोजेक्ट्स कनेक्टेड टू इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक्चुअली होता क्या है कि क्योंकि इसमें बहुत सारे इशूज आ रहे हैं, कोई अगर स्टेट डिस्कॉम है और सेकी और एनटीपीसी जो टेंडर्स निकालती है उनसे पीपीए साइन कर लेते हैं, चाहे अगर खुद के भी अपने जो स्टेट एजेंसी उनसे पीपीए साइन कर लेते हैं। उसके बाद होता क्या है कि पीपीए साइन करने के बाद कहीं और कोई नई बिड्स आती है, उसमें अगर टैरिफ कम आ जाता है तो स्टेट्स को लगता है कि मैंने पीपीए साइन किया उसका टैरिफ ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है निगोसिएशन स्टार्ट हो जाता है और प्रोजेक्ट हैम्पर हो जाता है। इसको अवॉइड करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो निकाला है कि ठीक है आपको जो भी पीपीए साइन होगा एक यूनिफॉर्म टैरिफ पे ही साइन होगा। सारे पीपीएस की जो बिडिंग्स मतलब जो जितने सारे बिडिंग्स निकल जाएंगे उसको क्लब करके एक यूनिफॉर्म टैरिफ बनाया जाएगा। तो ये जो निगोसिएशन आफ्टर पीपीए जो होता है, पावर परचेज एग्रीमेंट के बाद जो निगोसिएशन और ये सब जो डिले जो प्रोजेक्ट होते हैं वो सब अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ट्रेडेड 377 मिलियन यूनिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन दिसंबर 2022, और ये पिछले मंथ से अगर कंपेयर करते हैं नवंबर से तो 6% इंक्रीज है, और अगर ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो 2% ही इंक्रीज है। द एक्सचेंज ट्रेडेड 8452 मिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिसंबर इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट टू 487 मिलियन यूनिट। नेक्स्ट है एनटीपीसी एंड गुजरात गैस commissioned India's first green hydrogen blending project in the piped natural gas network of the NTPC Kawas township of सूरत इन गुजरात। एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए न्यूज़ है कि आज की डेट में हम लोग हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का इम्पोर्टेंस नेट जीरो में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है ये, तो इसलिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। जो नेचुरल गैस है उसमें अगर ब्लेंडिंग करके अगर हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग करके हम लोग यूज कर सकें सेम सिस्टम में तो एक काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो उसी का एक एक्सपेरिमेंट है जो एनटीपीसी की जो कवास में जो अपनी टाउनशिप है उस टाउनशिप में जो पाइप नेचुरल गैस की जो सप्लाई हो रही है उसी में ब्लेंडिंग का एक प्रोजेक्ट रखा गया, और अभी फ़िलहाल 5% ही ब्लेंडिंग की गई है हाइड्रोजन की, और इसका जो अप्रूवल ऑलरेडी पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड से मिल गया है, और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसको इंक्रीज करके 20% तक किया जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्वेज डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नॉरफंड एंड द कंट्रीज लार्जेस्ट पेंशन फंड केएलपी विल इन्वेस्ट $10.85 मिलियन फॉर ए 49% ओनरशिप स्टेक इन रिन्यू पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन कोप्पल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। दिस विल इवैक्यूएट द 2.5 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर इन साउथ इंडिया विल कनेक्ट नेशनल ग्रिड। ये जो प्रोजेक्ट है इट विल बी कंप्लीटेड बाई जून 2024। नेक्स्ट है एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट द गवर्नमेंट विल इशू 16,000 करोड़ वर्थ ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर fiscal year 2022-23 to raise funds for the development of green infrastructure. The fund raised through the first ever issuance of SGBs would form part of overall government borrowing. आगे इस बारे में और भी डिटेल दिया हुआ है। नेक्स्ट है 13, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। द यूनियन कैबिनेट has approved the National Green Hydrogen Mission to facilitate demand creation, production, utilization and export of green hydrogen with an initial outlay of 19,744 करोड़। और आज की डेट में जो कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें बजट का भी अनाउंसमेंट हो गया है, और इस बजट में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो ये बजट प्रोविजन है 19,000 करोड़ का इसका ऑलरेडी रखा हुआ है। तो गवर्नमेंट जो है ग्रीन हाइड्रोजन पर काफ़ी फोकस कर रही है। और अगर हम लोग 19,744 करोड़ को अगर डिवाइड करते हैं तो बेसिकली मेनली इसमें 4 कंपोनेंट है। जो फर्स्ट कंपोनेंट नाम दिया गया साइट प्रोग्राम, जो कि मेजर कंपोनेंट है 17,490 करोड़। साइट का जो नाम दिया गया स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। अगर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो मेजॉरिटी इसमें 2 कंपोनेंट होता है। जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं उसको ग्रीन क्यों बोलते हैं, तो अगर हम लोग वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू अगर हम लोग ब्रेक कर देते हैं तो हाइड्रोजन बनता है, और जो ब्रेक करने के लिए जो पावर की रिक्वायरमेंट होती है अगर रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करते हैं तो डेट इज़ जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी डेट विल बी कॉल्ड एज ए ग्रीन हाइड्रोजन। तो 2 मेजर कंपोनेंट है, एक तो इलेक्ट्रोलाइजर, एक तो है रिन्यूएबल एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रोलाइजर है उसकी कॉस्ट आज की डेट में बहुत ज़्यादा है,
तो इसको कम करने के लिए और प्रमोट करने के लिए इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। उसका मैकेनिज्म क्या होगा, अभी इसका डिटेल गाइडलाइंस नहीं आया है, लेकिन ये है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो इलेक्ट्रोलाइजर की जो बढ़ाने के लिए इसमें गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। दूसरा जो कंपोनेंट है पायलट प्रोजेक्ट का रखा गया है 1466 करोड़, एक R&D के लिए 400 करोड़ का रखा गया और अदर कंपोनेंट के लिए 388 करोड़ रखा गया। तो टोटल 4 कंपोनेंट है, जिसमें कि मेजर कंपोनेंट है आपका साइड प्रोग्राम, जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइजर के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स में गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द 382 मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। और ये जो प्रोजेक्ट है इट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द SJVN लिमिटेड। जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है प्रोजेक्ट का 2615 करोड़ है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजटरी सपोर्ट है 13.8 करोड़। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE इशूड टाइमलाइंस फॉर बिडिंग ऑफ विंड पावर प्रोजेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स अप टू द 2030। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं ऑर्डर है मिनिस्ट्री की तरफ से। उसने एक टारगेट रख रखा है और टारगेट विंड के लिए रखा है, क्योंकि विंड जितना एक्सपेक्टेड था उतनी गवर्नमेंट का जितना थ्रस्ट है विंड के लिए उतनी आ नहीं रही है कैपेसिटी, तो उसके लिए टारगेट रखा गया। और ये टारगेट है कि हर साल जो है 8000 मेगावाट मतलब 8 गीगावाट का टेंडर्स निकाला जाएगा। फ्रॉम 2023 से ही स्टार्ट हो जाएगा। और आज और हर जगह विंड का प्रोजेक्ट नहीं लगाया सकता है। मेजॉरिटी 8 विंडी स्टेट्स हैं जहाँ पर प्रोजेक्ट आ सकते हैं। इसमें ये बोला गया है कि हर साल जो बिड्स निकलेगी उसमें एक स्टेट्स में 2 गीगावाट मतलब 2000 मेगावाट से ज़्यादा कैपेसिटी वहाँ पर बिड्स नहीं निकाली जाएगी। और उसके बाद जो साल भर में जो भी बिड्स होगा उसका जो टैरिफ निकल के आएगा उसको यूनिफॉर्म टैरिफ बनाया जाएगा, सो दैट कि डिस्कॉम्स किसी भी डिस्कॉम्स को ये नहीं कि यहाँ पर मान लीजिए कोई अगर विंड्स का टैरिफ आता है गुजरात में, उसमें डिफरेंट आ सकता है, तमिलनाडु में डिफरेंट आ सकता है, कर्नाटका में डिफरेंट आ सकता है, MP में डिफरेंट आ सकता है। तो इसलिए उसको यूनिफॉर्म बनाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर स्टेट चाहेगा कि मेरा लोवेस्ट टैरिफ में मैं PPA साइन करूं, तो इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। या अगर अभी आज की डेट में जैसा कि मैंने बताया कि अगर टैरिफ पहले भी कि अभी आज के डेट में किसी पर्टिकुलर टैरिफ पर अगर PPA साइन करता है और नेक्स्ट अगर बिड आती है उसमें अगर टैरिफ कम हो सकता है तो फिर निगोसिएशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अवॉइड करने के लिए यूनिफॉर्म टैरिफ की बात की गई है। नेक्स्ट है IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जोधपुर साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स एंड इवान फाउंडेशन टू सेट अप ए क्लीन एनर्जी इनोवेशन सेंटर named Research Center for Research and Innovation in Clean Energy and will do the development of new and enhanced technology for cutting edge future applications. Ivan Foundation will provide IIT Jodhpur with a financial support of around 70 crore over the next 3 to 5 years. Next है NTPC Green Energy Limited signed a memorandum of understanding MOU with Hindustan Petroleum Corporation Limited HPCL in New Delhi for the development of renewable energy based power project to tap business opportunity in RE and supply a 400 megawatt round the clock renewable power for requirements of HPCL. Next, Gujarat Discoms have petitioned the Gujarat Electricity Regulatory Commission to approve a green tariff of 9.89 per unit. The green tariff proposal is nearly 130% of the retail tariff proposed by the Discom for high tension consumers. ये जो टैरिफ जो प्रपोज किया ग्रीन टैरिफ, ये जनरली अगर देखा जाए तो ज़्यादा ही टैरिफ है। और आई होप मेरा पर्सनली कि कौन इसको इस हायर टैरिफ में लेगा, मुझे नहीं लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो पाएगा। नेक्स्ट है द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज सजेस्टेड वेरियस बिजनेस मॉडल फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ रूफटॉप सोलर सिस्टम्स इन इंडिया ऑन ए लार्जर स्केल विद यूटिलिटी एज ए प्राइमरी स्टेक होल्डर। और इसका एक रीज़न ये है कि अगर हम पहले अभी तो खैर टारगेट चेंज हो गया है। पहले था कि दिसंबर 2022 तक का टोटल 100 गीगावाट का टारगेट रखा गया था, जिसमें कि 40 गीगावाट टारगेट रूफटॉप सोलर का टारगेट था। 100 गीगावाट टारगेट तो हम अचीव नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम लोग रूफटॉप टारगेट की बात करें तो 40 गीगावाट के अगेंस्ट में टोटल कैपेसिटी आज की डेट में लगी है साइज अराउंड 7 गीगावाट के आसपास ही लगी है। तो एक बहुत ही अगर देखा जाए टारगेट के रिस्पेक्ट में कैपेसिटी काफ़ी कम है। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। तो इसमें उस चैलेंजेस को दूर करने के लिए जो ADB जो है ना, उसको इसने एक 4 मॉडल प्रपोज किया कि हम इसमें कर सकते हैं। और चारों मॉडल में जो प्रपोज किया उसमें जो सेंट्रल पोजीशन है उसमें डिस्कॉम को ही रखा है। आज के डेट में हम लोग जो फाइनेंशियल मॉडल की जो बात करते हैं, जिसमें रूफटॉप कैपेसिटी लगती है, मेजॉरिटी 2 ही होता है, जिसमें कि हम एक रेस्को मोड बोलते हैं, कैपेक्स मोड बोलते हैं। तो इसमें जो 4 मॉडल
डिस्कॉम को सेंटर में रख करके जो प्रपोज किया, तो यूटिलिटी एज ए फैसिलिटेटर फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम, इसको फैसिलिटेट करे। रूफ लीजिंग विद यूटिलिटी इन्वेस्टमेंट, जो डिस्कॉम है वो क्या करे, रूफ लीज पे ले ले और फिर अपना प्रोजेक्ट लगाए। ईपीसी एनुटी पेमेंट बेसिस विद पार्शियल स्टेक होल्डर इन्वेस्टमेंट, एनुटी बेसिस पर प्रोजेक्ट लगाए डिस्कॉम। यूटिलिटी एज ए रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी, रेस्को, ये मतलब जो डिस्कॉम है सीधे रेस्को बन जाए। तो ये 4 मॉडल एडीबी ने प्रपोज किया है। नेक्स्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट विल इशू द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड वर्थ 16,000 करोड़ इन 2 ट्रांचेज ऑन 25 जनवरी एंड 9 फरवरी। जैसा कि मैंने पहले भी अपडेट किया था। अब 16,000 करोड़ कब कब इशू किया जाता है, डेट आ गई 25 जनवरी को, एक 9 फरवरी को। और 16,000 करोड़ का जो बॉन्ड स्प्लिट किया गया उसमें 5 और 10 ईयर्स पे किया गया, और सब 4,000 करोड़ के होंगे। नेक्स्ट है द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रिसेंटली अडॉप्टेड द ऑफ पीक पावर टैरिफ ऑफ 2.88 पर यूनिट फॉर 1200 मेगावाट ऑफ ISTS कनेक्टेड RE प्रोजेक्ट विद एश्योर्ड पीक पावर सप्लाई। ये एक सेकी का एक स्पेशल टेंडर था जिसमें कि जिसको एश्योर्ड या एक पीकिंग पावर के लिए बिडिंग की गई थी। और ऑफ पीक के लिए क्या था कि उसमें टैरिफ फिक्स था, सनशाइन आवर्स रखा गया था, एक टाइम पीरियड रखा गया था जिसमें कि टैरिफ फिक्स था, और एक अदर पीरियड के लिए इतनी पावर सप्लाई करेंगे उसके लिए बिडिंग करनी थी। तो इसमें 1200 मेगावाट में 900 मेगावाट ग्रीनको को अवार्ड किया गया था, और 300 मेगावाट जो था उसमें आरी को रिन्यू सोलर को मिला था इसमें। तो जो पीकिंग के लिए जो टैरिफ था वो 6.12 पर यूनिट था 900 मेगावाट के लिए, जिसमें कि ग्रीनको ने कोट किया था, और 6.85 रिन्यू पावर ने कोट किया था। तो ये जो टैरिफ है रेगुलेटर ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। एज पर द ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी स्टडीज, ये एक्चुअली लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूट्स हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री विल रिक्वायर सब्सटेंशियल कैपिटल and the financing for such projects will have to borrow more from the precedent of offshore wind and LNG undertakings। इसमें ये बताने की कोशिश की कि हम ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की जो बात कर रहे हैं इसके लिए सब्सटेंशियल कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ेगा। इट सेड द सब्सटेंशियल कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड टू डेवलप दिस न्यू इंडस्ट्री। Estimated range from $80 to $300 billion from now until 2030 with very much larger numbers through 2050। ये इसलिए सिग्निफिकेंस इसका बढ़ जाता है, जो ग्रीन हाइड्रोजन की जो हम बात कर रहे हैं इसलिए बढ़ जाता है कि इसका जो नेट जीरो टारगेट की हम जो बात करते हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है। तो अगर हमें ग्रीन हाइड्रोजन के अगर हमें प्रमोट करना है तो कैपिटल इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा। और ऑलरेडी जो मैंने बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया, जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से कैपिटल सब्सिडी की भी बात की गई है और इंसेंटिव की भी बात की गई है। नेक्स्ट है टूस्को। ये टूस्को जो कंपनी बेसिकली इट इज़ द जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ TSDC इंडिया एंड यूपी नेडा। ये यूपी में सोलर पार्क डेवलप कर रही है टस्को हैज इन्वाइटेड बिड्स टू अपॉइंट ए कंसल्टेंट टू प्रिपेयर प्री फिजिबिलिटी एंड डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश। जो बिड सबमिशन की जो डेट थी वो 30 जनवरी 2023 थी। नेक्स्ट है द पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज अलाउड द स्टेट डिस्कॉम टू कैरी फॉरवर्ड इट्स RPO शॉर्टफॉल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड फाइनेंशियल 2022 टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। बेसिकली होता क्या है कि हर स्टेट जो है ना एक RPO REC जो है रेगुलेशन इशू करता है, जिसमें कि स्टेट डिस्कॉम्स को या ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ को उसमें एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि आपको इतना रिन्यूएबल एनर्जी लेना ही लेना है। अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं कर पाता तो पेनल्टी का प्रोविजन होता है। तो जनरली होता क्या है कि डिस्कॉम्स क्या होता है पेटिशन फाइल करता है और अपना एक व्यू रखता है। व्यू यही रखता है कि इस रीजन से मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी PPA साइंड है और प्रोजेक्ट आना था बट डिले हो गया, और ये बहुत सारे रीजन्स हैं। उस रीजन से अगर जो रेगुलेटर है अगर एग्री कर जाता है तो फिर ऐसा नहीं है कि फिर उसको वेव्ड ऑफ कर देता है, फिर ठीक है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, आपने इस साल RPO जो कंप्लाइंसेस था जो आपने फुलफिल नहीं किया है तो आपको ठीक है ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट आपको नेक्स्ट ईयर में फुलफिल, जो उस साल का जो नेक्स्ट ईयर का टारगेट है वो तो रहेगा प्लस ये भी ऐड हो जाता है। तो सेम जो ये पंजाब रेगुलेटरी कमीशन ने सेम वही किया। व्हाइल अलाउइंग द डिस्कॉम्स पिटीशन द कमीशन नोटेड दैट द petitioner expected to achieve more than the specified RPO target of 27%। जो स्पेसिफाइड टारगेट है 23-24 के लिए उससे ज़्यादा अचीव करना पड़ेगा। नेक्स्ट है
The Greenko Power will invest 10,000 crore in setting up a 11 gigawatt hour pump storage project in Neemuch district of Madhya Pradesh and expected to commission in December 2024. आजकल जो ग्रीनको है, बेसिकली ग्रीनको के अलावा एनटीपीसी और एनएचपीसी भी काफ़ी एग्रेसिवली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं. Next, the World Bank has signed agreement with Government of India and SECI for loans and grants worth $200 million to support 2 RE projects of SECI. जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है सेकी का वो छत्तीसगढ़ में आ रहा है, जो कि सोलर विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है. जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, जो कि झारखंड में आ रहा है गेटालसूड रिजर्वायर पर. और जो टोटल $200 मिलियन का जो लोन प्लस जो सपोर्ट है उसके 3 कंपोनेंट हैं, जिसमें कि 150 मिलियन जो है वो लोन कंपोनेंट है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं IBRD. 28 मिलियन क्लीन टेक्नोलॉजी फंड है, ये भी लोन के पार्ट में होता है, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो IBRD से कम होता है. और जो तीसरा कंपोनेंट होता है ये ग्रांट में होता है, इस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, जो कि $22 मिलियन का है. नेक्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर वाज 3822 करोड़ इन Q2 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023, a 50% फॉल कंपेयर टू 7862 करोड़ इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023. अगर हम पीछे लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो ये कम हो गया. नेक्स्ट है एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, डिस्कॉम्स ओड पावर जनरेटर्स 27,393 crore in overdue payments for the monthly billing cycle at the end of December 2022. और अगर टोटल अगर हम लोग आउटस्टैंडिंग की बात करें तो ये अमाउंट है 71,958 करोड़. नेक्स्ट है द कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज रिड्यूस द परमिसिबल डेविएशन फॉर ऑल विंड एंड सोलर जनरेटर फ्रॉम 15% to 10% ऑफ द शेड्यूल एनर्जी इंजेक्शन इनटू द ग्रिड. बेसिकली जो DSM डेविएशन सेटलमेंट जो रेगुलेशन है हर स्टेट वाइज, इसमें जो RE के लिए जनरली 15% है, अब उसको रिड्यूस करके 10% कर दिया गया है, और इसमें विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया है. नेक्स्ट है सेकी इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सप्लाइंग द राउंड द क्लॉक पावर टू कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स थ्रू ओपन एक्सिस. ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की डेट में, जो ओपन एक्सिस के थ्रू जो कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को जो सप्लाई कर रहे हैं पावर, ये जो टाई अप कर रहे हैं मेनली पावर प्राइवेट सेक्टर ही हैं. अब इसमें सेकी भी आ रहा, तो हो सकता है कि कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाए और एक अपॉर्चुनिटी भी मिले C&I कंज्यूमर्स को. नेक्स्ट है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन REC इंक्स 3 स्ट्रेटेजिक MOU इन द बैकड्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023. 3 MOU साइन किया था MP ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में. जो फर्स्ट जो MOU था वो MP पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ साइन किया टू एक्सटेंड द फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 15,086 करोड़. बेसिकली REC जो है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बहुत सारी स्कीम्स भी इम्प्लीमेंट करती है. जो सेकेंड MOU साइन किया था वो रम्स के साथ साइन किया था, जिसमें REC विल कमिट ए सम ऑफ 1,000 करोड़ एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स. जो थर्ड था इट इज़ विद द वर्ल्ड बैंक हैज़ डिजाइंड ए फाइनेंशियल फैसिलिटी फॉर द सेलेक्ट स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम्स के लिए उसने साइन किया. नेक्स्ट है EKI will extend advisory services to DNB's customer and help them achieve carbon neutrality and net zero targets in addition to ESG and sustainability assurance services. जो EKI सर्विसेज है ये कंपनी बस EKI एनर्जी जो है एक्चुअली इंडिया बेस्ड कंपनी है. इट इज़ द इंडिया बेस्ड ग्लोबल डेवलपर एंड सप्लायर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स. DNB सप्लाई चेन एंड प्रोडक्ट एश्योरेंस जो कंपनी थी नॉर्वे बेस्ड इंडिपेंडेंट एश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइडर. नेक्स्ट है लार्सन एंड टूब्रो L&T signed a MOU with the Norway based S2 Carrier to develop a floating green ammonia projects for industrial scale applications. और इसमें दोनों का रोल क्या है इसमें ऑलरेडी बताया हुआ है कि H2C plans to build its P2X floater floating production unit for the producing green ammonia, and L&T will design and fabricate the top site process and utility modules to produce green hydrogen and green ammonia including electrolyzers, a nitrogen generation plant and ammonia synthesis unit. Next है as per the RBI the loan disbursed by the scheduled commercial bank for the RE project is around 4,177 crore as of November 2022. Next है Karnataka discoms have proposed revised tariff for LT and ST consumers which include grid support charges for captive open access power consumers. आप देख सकते हैं नई नई चीज़ें डिस्कॉम्स ला रहे हैं इसमें. अपार्ट फ्रॉम अदर ओपन एक्सेस चार्जेस कंज्यूमर विल नाउ हैव टू पे द एडिशनल ग्रिड सपोर्ट चार्जेस
इन द रेंज ऑफ 1.57 पर यूनिट टू 2.85 पर यूनिट। और आज की डेट में जो अगर हम ओपन एक्सिस की बात करते हैं कैप्टिव में, जो ओपन इसमें मैक्सिमम आरई के प्रोजेक्ट्स ही आ रहे हैं, तो एक तरह से ये डेट्रीमेंटल है आरई, क्योंकि कर्नाटका जो है ओपन एक्सिस और में काफ़ी वहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो ओपन एक्सिस के थ्रू जो पावर लेती है। तो एक तरह से डेट्रीमेंटल है ये कैपेसिटी, अगर ये चार्जेस अगर रेगुलेटर अप्रूव कर देता है तो ये प्रोजेक्ट्स स्टेट्स के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट है सेकी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इशूड ए लेटर ऑफ अवार्ड टू JSW रिन्यू एनर्जी फॉर ए 500 मेगावाट स्टैंड एलोन बैटरी स्टोरेज सिस्टम। The JSW Renew Energy won the auction for the project in August last year by quoting 10.8 crore per megawatt per month for the 12 years. Next है the Renew Power will use India's first ever 3x platform wind turbine generators of capacity of 3.3 to 3.465 megawatt in country's first round the clock RE projects. अगर हम बात करते हैं कंट्रीज फर्स्ट आरई प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जो फर्स्ट सेकी ने टेंडर नहीं करा था 400 मेगावाट का आरटीसी आरई का राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल पावर, वो जो टोटल जो कैपेसिटी थी रिन्यू पावर को ही मिली थी। तो ये जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें बेसिकली सोलर और विंड और बैटरी स्टोरेज तीनों कंपोनेंट रिन्यू ला रहा है। मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं याद है, आई थिंक इसमें जो 400 मेगावाट जो आरटीसी आरई था उसमें 400 या 500 मेगावाट के आसपास सोलर आ रहा है, 900 मेगावाट विंड आ रहा है और 100 मेगावाट के अराउंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आ रहा है। उस प्रोजेक्ट में जो विंड की बात हो रही है वहीं कर्नाटका में प्रोजेक्ट लगा रहा है। दिस प्रोजेक्ट विल कम इन गदक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। द विंड टर्बाइन जनरेटर इज सेट टू बी बेटर देन मॉड्यूल इंस्टॉल करेंटली इन द कंट्री। आज के में जो हमारी कंट्री में जो है जो विंड टर्बाइन जनरेटर्स लगे हैं वो 2 मेगावाट के रेंज में ही लगे हैं अभी, जो बड़े लगे हैं और उससे छोटी कैपेसिटी ही है। और इसका जो हाइट है 128 टू 140 मीटर्स की हाइट है। नेक्स्ट है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी साइंड एन एग्रीमेंट विद विवा रिया कंडोमिनियम, बेसिकली ये टाउनशिप है ये मुंबई की, टू सेटअप ए 3.125 मेगावाट ग्रुप कैप्टिव सोलर पावर प्रोजेक्ट टू प्रोक्योर द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स विद द क्लीन एनर्जी। ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट, आप देखिए मतलब कई नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, मतलब इवन सोसाइटीज़ भी क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए और मतलब आगे आ रही है। और ऐसा नहीं है कि बस क्लीन एनर्जी, इकोनॉमिकली वायबल भी आप देख सकते हैं। द सोलर प्रोजेक्ट टू बी सेटअप एट हिमायतनगर इन महाराष्ट्र इज एक्सपेक्टेड टू सप्लाई ग्रीन पावर टू द कंडोमिनियम एट 40% लेस देन द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टैरिफ। जो एग्जिस्टिंग टैरिफ है उसे 40% कम पे सप्लाई करेगा। इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सप्लाई एग्रीमेंट फ्रॉम द ग्रुप कैप्टिव प्रोजेक्ट टू ए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। इट इज़ लाइकली टू कमीशन बाय द October 2023. Next, Reliance India has signed a contract with China-based SC Solar to purchase solar module automation production line equipment with an annual capacity of 5.2 gigawatt. और ये जो कैपेसिटी अगर आती है तो ये इंडिया की सिंगल लोकेशन पर जो भी है सबसे बड़ी कैपेसिटी होगी। और इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट हेट्रो जंक्शन सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट इन द इंडस्ट्री। Next, Adani Enterprises signed an agreement with Ashok Leyland and Ballard Power to launch a pilot project to develop a hydrogen fuel cell electric truck. It is Asia's first planned hydrogen-powered mining truck, with FCET scheduled to be launched in India in 2023. Next, China 3 George Corporation is constructing the 16 gigawatt power project, which will comprise 8 gigawatt of solar, 4 gigawatt of wind and 4 gigawatt from other sources. तो सोचिए कितनी बड़ी कैपेसिटी ये आ रही है और उसका ये फर्स्ट फेज कंप्लीट करने जा रहा है। ये जो टोटल जो प्रोजेक्ट कैपेसिटी जो टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी डेट इज़ द $11.81 बिलियन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन कुबाई डेजर्ट इन नॉर्थ चाइनाज इनर मंगोलिया ऑटोनॉमस रीजन ऑफ ओडोस। नेक्स्ट, अदानी रिन्यूएबल एनर्जी विल बाई 50% इक्विटी इन एसएल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान। ESU CRL owns and operates a 750 megawatt solar park in Rajasthan. Next है the Maharashtra government in strategic energy partnership with Gogoro Industry and Belraij Industry will establish a $2.5 billion battery swapping infrastructure. Under the 50-50 partnership, the parties will work with the Maharashtra government over 8 years to build energy infrastructure across the state. The agreement was signed at the World Economic Forum in Davos, Switzerland. Next है as per the National Energy Administration NEA China, China has installed 87.41 gigawatt of solar capacity in 2022 against a target of 108 gigawatt.
टारगेट 108 गीगावाट का था, उसके अगेंस्ट में 87.41 गीगावाट कैपेसिटी लगी। और इट इज़ ए ह्यूज कैपेसिटी, अगर हम लोग अपने इंडिया से कंपेयर करें, इट्स ए ह्यूज कैपेसिटी। हमारा टोटल नेशनल सोलर मिशन का टारगेट 100 गीगावाट था और वो भी हम अचीव नहीं कर पाए। और आज के डेट में हमारी जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इट इज़ अराउंड 70 गीगावाट। तो हम 2022 कंप्लीट हो गया है, इट इज़ कंप्लीटेड, दिसंबर 2022 कंप्लीट हो गया है, फिर भी हमारी जो टोटल कैपेसिटी है, हालांकि अदर कंट्रीज से तुलना करें तो इट्स ए ह्यूज कैपेसिटी। स्टिल अगर चाइना से तुलना करें तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि चाइना एक साल में जो कैपेसिटी लगा रहा है डेट इज़ 87.4 गीगावाट। और अगर चाइना की टोटल क्यूमुलेटिव सोलर कैपेसिटी की बात करें तो इट इज़ अराउंड, सोचिए 400 गीगावाट के आसपास पहुंच गई है। नेक्स्ट है चाइना बेस्ड सोलर मॉड्यूल मेकर राइजन एनर्जी इन्फॉर्म दैट इट्स 710 वाट पीक। अब सोचिए मॉड्यूल कैपेसिटी कहाँ तक पहुंच गई है आज की डेट में, एक पैनल 710 वाट की आ रहा है। इट्स 710 watt peak HJT hyper ion module achieved an efficiency surpassing 22.5% certified by TUV SUD. The company claimed power output of over 90% even after 30 years of use. अभी हम आज के डेट में जो सोलर प्रोजेक्ट की हम लाइव बात करते हैं 25 ईयर्स की बात करते हैं, ये क्लेम क्या कर रहा है कि इवन 30 साल के बाद भी जो आउटपुट होगा वो 10% से ज़्यादा ड्रॉप नहीं करेगा। नेक्स्ट है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम launched a fund-raising vehicle to unlock $3 trillion of financing needed each year to reach net zero। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आप देख सकते हैं कि मतलब वर्ल्ड लेवल पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज और भी जो गवर्नमेंट, उन सबको मोबिलाइज कर रहा है ये कि अगर आपको नेट जीरो का टारगेट हमें अचीव करना है 2050 तक, तो तब तक हमें $3 ट्रिलियन का हमें फाइनेंसिंग चाहिए हर साल। नेक्स्ट है लोंगी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी विल मैन्युफैक्चर 100 गीगावाट ऑफ मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर एंड 50 गीगावाट ऑफ मोनोक्रिस्टलाइन सेल इन 18 मंथ्स। अब सोचिए लोंगी जो है आज की डेट में मेजर सप्लायर है मॉड्यूल का इंडिया में, और अभी जो नई कैपेसिटी लगाने जा रहा है 100 गीगावाट ऑफ मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर एंड 50 गीगावाट ऑफ सेल कैपेसिटी, और ये फेजेज में लगाएगा। जो फर्स्ट फेज है बेसिकली इसकी 6 महीने में आ जाएगी, लेकिन टोटल जो कैपेसिटी 18 महीने में आएगी, और जो प्रोडक्शन है 24 मंथ्स में स्टार्ट हो जाएगा। लोंगी इज़ द लीडिंग मॉड्यूल सप्लायर टू द इंडियन सोलर मार्केट। नेक्स्ट है मसदर, ये बेसिकली यूनाइटेड एमिरेट्स जो है उनकी गवर्नमेंट ओन कंपनी है, आरी कंपनी है। तो मसदर विल डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन अफ्रीका विद ए कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ अप टू 5 गीगावाट इन अंगोला, उगांडा एंड जाम्बिया। नेक्स्ट Adani's ग्रीन एनर्जीज टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी है इंक्रीज टू 7324 मेगावाट। और इस कैपेसिटी को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसमें जिसमें कि सोलर कैपेसिटी 4763 मेगावाट है, विंड कैपेसिटी 971 मेगावाट है, और हाइब्रिड कैपेसिटी 1440 मेगावाट है। और जो कैपेसिटी अंडर एग्जीक्यूशन है डेट इज़ अराउंड 9877 मेगावाट है। और जो अभी जो कंप्लीट होने वाली कैपेसिटी जस्ट 3233 मेगावाट है। नेक्स्ट है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोटिंग एंड ग्राउंड माउंटेड वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा। नेक्स्ट एनटीपीसी ग्रुप कैपेसिटी क्रॉसेस 71 गीगावाट विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ 660 मेगावाट नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन झारखंड। और जो टोटल कैपेसिटी आज की डेट में जो एनटीपीसी, एक्चुअली एनटीपीसी ग्रुप का मतलब ये है कि एनटीपीसी का अपनी भी इंडिपेंडेंट कंपनी है, बहुत सारे ज्वाइंट वेंचर भी कंपनी है। तो इस पूरी कैपेसिटी की बात करें, इसलिए एनटीपीसी ग्रुप कैपेसिटी की बात करें तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ एनटीपीसी हैज बिकम 71,544 मेगावाट, जिसमें कि जो आरी की कैपेसिटी आज की डेट में मोर देन 3 गीगावाट के आसपास हो गई है। नेक्स्ट है राजेश एक्सपोर्ट, ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, विल सेट अप 5 गीगावाट आवर लिथियम ऑयल सेल फैक्ट्री इन कर्नाटका। और द कंपनी वन ऑफ द 3 सक्सेसफुल participants has been selected in production linked incentive program of government of India for 18,100 crore to produce advanced chemistry lithium ion cell। जैसे कि सोलर पैनल के लिए PLI स्कीम्स थी, वैसे ही बैटरी के लिए भी PLI स्कीम्स थी, जिसमें कि राजेश एक्सपोर्ट भी वन ऑफ द पार्टीज है जिसको सक्सेसफुल बीडर रहा है। एडवांस केमिस्ट्री सेल कैन स्टोर एनर्जी आइदर एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल और केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इट बैक टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है राजस्थान गवर्नमेंट हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद फॉर नियरली 1.23 ट्रिलियन रुपीज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अंडर द इन्वेस्ट राजस्थान प्रोग्राम। The agreement were signed for 14 projects proposed by the both public sector and private companies in the renewable energy sector. Next है Uttarakhand government has issued a draft solar policy that targets 2,000 megawatt of installed solar capacity and envisages
boosting the proportion of solar power in power discom companies energy purchase to 18% by 2028। जो टोटल पावर परचेज डिस्कॉम करेगा उसके 18% जो है वो सोलर से लिया जाएगा बाई 2028 तक। नेक्स्ट, एज पर द मरकम इंडिया रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, इंडियाज सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी exceeded 39 gigawatt at the end of September 2022 and is expected to reach 95 gigawatt by December 2025। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ जिसमें कि जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग की जो बात की गई है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं अगर, तो इसमें बहुत सारे स्टेजेज होते हैं। मेनली 4 स्टेजेज होते हैं, जिसमें कि सिलिका से पॉलीसिलिकॉन बनाने का एक स्टेज होता है, पॉलीसिलिकॉन से इनगॉट एंड वेफर बनाने का स्टेज होता है, वेफर टू सेल होता है, फिर सेल टू मॉड्यूल होता है। इंडिया में केवल 2 ही स्टेजेज होता है, जिसमें कि वेफर से सेल बनाने का एक प्रोसेस है, वहाँ ये कैपेसिटी, और सेल से मॉड्यूल बनाने का प्रोसेस है। इंडिया में जो मेजॉरिटी है सेल से मॉड्यूल, जिसमें कि असेंबली ही करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन पार्ट नहीं है। वो कैपेसिटी जो है आज की डेट में इंडिया में ज़्यादा हो गई, दैट इज़ द 40 गीगावाट जिसमें बात कर रहे हैं ये। और जो सेल जो है वेफर से सेल बनाने का जो प्रोसेस है, वो जो कैपेसिटी है अभी कम ही है, आई थिंक इट इज़ 4 to 5 गीगावाट के आसपास ही है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE हैज एक्सटेंडेड द टाइमलाइन अंटिल मार्च 2024 फॉर द कंप्लीशन ऑफ सोलर एंड विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स फॉर विच बिड्स वेयर फाइनलाइज्ड बिफोर 9 मार्च 2021। ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 9 मार्च 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE ने एक ऑर्डर निकाला था, जिसमें कि ये था कि BCD जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है सोलर सेल और मॉड्यूल पर, इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। इसलिए डेट उसके बाद वाली, क्योंकि इसलिए 1 साल पहले निकाला गया था कि ये कंसीडर करते हुए कि ठीक है जो प्रोजेक्ट इससे पहले बिड हो गए होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। बट एक्चुअली हुआ क्या कि द मिनिस्ट्री नोटेड द मेनी प्रोजेक्ट्स हुज बिड्स वेर फाइनलाइज्ड बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ BCD 9 मार्च बट वेर डिलेड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक एंड द रिजल्टेंट सप्लाई चेन डिसरप्शंस। तब तक कोविड वाली सिचुएशन आ गई थी और उसके बाद सारी सप्लाई डिसरप्शंस, मतलब मैक्सिमम जो पैनल्स आ रहे थे आपके मलेशिया चाइना यहाँ से आ रहे थे, वहाँ पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो इसलिए काफ़ी प्रोजेक्ट डिले हो गया। तो उसको कंसीडर करते हुए डेट एक्सटेंड कर दी गई है। नेक्स्ट, चाइनीज सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी JA सोलर इज सेटिंग एन इंटीग्रेटेड सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन चाइना टू प्रोड्यूस 10,000 tons of silicon, 20 gigawatt each of ingots and wafer, 30 gigawatt of photovoltaic cell and 10 gigawatt of solar module with an investment of $5.9 billion. Next, MNRE, Ministry of New and Renewable Energy, has issued an updated list of models and modules manufacturers under LM order and has asked it 83 module manufacturers with the cumulative capacity of 20.98 gigawatt, जिसमें कि जो अभी अपडेट किया आपका, इसमें 14 नए एंट्री हुई है। नेक्स्ट है, एक्मे ग्रुप एंड नॉर्वे इन्वेस्टमेंट फंड नॉरफंड विल को इन्वेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। नॉरफंड इन्वेस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड मैनेजेस द नॉर्वे क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड। नेक्स्ट है, द वेदांता ग्रुप विल सोर्स 600 मेगावाट ऑफ सोलर एंड 91 मेगावाट ऑफ हाइब्रिड रिन्यूएबल पावर थ्रू ओपन एक्सिस अंडर द कैप्टिव मोड फॉर इट्स वेरियस ऑपरेशन अक्रॉस द कंट्री। द प्रोजेक्ट विल सेट अप थ्रू द स्पेशल पर्पज व्हीकल ऑफ द सेरेनेटिका रिन्यूएबल्स इंडिया। ये बेसिकली सेरेनेटिका जो रिन्यूएबल्स है ये वेदांता ग्रुप की कंपनी है, और कैप्टिव मोड लगाने के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो भी कंपनी जो प्रोजेक्ट सेटअप करेगी उसमें मिनिमम 26% इक्विटी होना चाहिए, और उससे जो पावर जनरेट होगी उसका मिनिमम 51% पावर लेना पड़ेगा। तो ये कैप्टिव स्टेटस मिलने से क्या होता है कि जो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज होता है वो वेव्ड ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट है, ST टेलीमीडिया ग्लोबल डाटा सेंटर इंडिया STTGDC इंडिया विल बाई पावर थ्रू ओपन एक्सिस अंडर द कैप्टिव मोड फ्रॉम द O2 पावर। O2 Power will supply RE from its wind solar hybrid projects of 201.1 megawatt in Karnataka. This power will be used for its data center in Bangalore, Karnataka. Next, Ministry of New and Renewable Energy MNRE has increased central financial assistance for the residential consumer of special states. स्पेशल स्टेट्स में क्या होते हैं आपके, कौन कौन से आते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं इंक्लूडिंग सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूटीज ऑफ JNK, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। ये स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स आते हैं। इसमें जो पहले जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर के लिए जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट जो MNRE दे रही थी उसको इंक्रीज़ कर दिया है। तो बेसिकली इसमें 2 कंपोनेंट था। अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट 3 किलोवाट है उसमें पहले जो पर किलोवाट था 14,588 रुपीज़ था, उसको इंक्रीज़ करके 17,662 पर किलोवाट कर दिया गया। और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट का जो सिस्टम था पहले 7294 पर किलोवाट था, उसको इंक्रीज़ करके 8831 पर किलोवाट कर दिया गया।
रेजिडेंशियल हाउस जो ये था बेसिकली इंडिविजुअल हाउस होल्ड, और इसके अलावा जो रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है उनको भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। तो उनके लिए पहले था 7294 पर किलोवाट था, उसको इंक्रीज करके 8831 पर किलोवाट कर दिया गया फॉर कॉमन फैसिलिटीज अप टू 500 किलोवाट पीक एट द रेट ऑफ 10 किलोवाट पीक पर हाउस। फॉर एग्जांपल अगर कोई सोसाइटी जिसमें कि 30 हाउसेस हैं तो उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 300 किलोवाट ही हो सकती है। लेकिन अगर कोई सोसाइटी है, मान लीजिए 100 हाउसेस हैं और उसमें देखते हैं तो टोटल हो जाएगी 1000 किलोवाट, मतलब 1 मेगावाट, लेकिन वहाँ पर जो टोटल जो कैपेसिटी होगी वो 500 किलोवाट से ऊपर नहीं दे सकते हैं। तो मतलब पर हाउसिंग सोसाइटी मैक्सिमम लिमिट जो है आपकी 500 किलोवाट तक है। नेक्स्ट है बेंगलुरु ऑल सेट टू होस्ट द फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर द इंडियाज प्रेसिडेंसी। The meeting will have over 150 participants, including G20 member countries, 9 special invited guest countries, and leading international organizations. आप सबको पता ही है कि अभी आज के डेट में इंडिया जो है G20 की मीटिंग यहाँ पर इंडिया में हो रही है, और G20 की जो मीटिंग होती है उसमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, जिसमें कि एक सेक्टर एनर्जी पे भी है, एनर्जी और पावर सेक्टर पे भी है। उसी के लिए जो फर्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है बेंगलुरु में। होप दोस्तों थोड़ा सा ये मेरा ये वाला वीडियो लंबा बन गया क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया गया, और टॉपिक के साथ साथ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करता हूँ कि सो दैट कि थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। फिर आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि जो मैं इसका सेकेंड पार्ट कवर करता हूँ, जो सेकेंड पार्ट जो कि टेंडर्स और कमीशनिंग और जो पावर सेक्टर का सीनेरियो उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।